अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। द इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फर्म्स दैट produce the goods and services you enjoy every day. General Motors produces automobiles, General Electric produces light bulbs, and General Mills produces breakfast cereals. तो जब हमने गुड्स मार्केट को डिस्कस किया था तो वहां पर आपको पता है कि दो एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट थे, एक को कंज्यूमर कहते थे, एक को प्रोड्यूसर कहते थे। प्रोड्यूसर जो है गुड्स की सप्लाई करते थे और कंज्यूमर जो है मार्केट में जाकर गुड्स को खरीदते थे, बाय करते थे और फिर उनको सेल करते थे। तो अब जो है वो जब कंज्यूमर किसी चीज की डिमांड करते थे, ठीक है, हाउस होल्ड, तो प्रोड्यूसर क्या करते थे, किसी चीज की सप्लाई करते थे। लेकिन वो जो है गुड्स पैदा कहां पे होती है, ठीक है, और गुड्स को बनाया कैसे जाता है, बेसिकली वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि इकोनॉमी में थाउजेंड ऑफ द गुड्स बनती हैं, बैट भी बनता है, शूज, क्लॉथ्स, फ्रिज, टीवी, ठीक है, ब्रेकफास्ट, बेशुमार चीजें जो है ना सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं इसमें। ठीक है। तो इकोनॉमी, जैसे कि द इकोनॉमी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, द इकोनॉमी इज मेड अप थाउजेंड्स ऑफ फर्म्स, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस, आपकी इकोनॉमी जो है हजारों फर्मों से मिलकर बनती है जो थाउजेंड्स ऑफ द गुड्स, जो हजारों की तादाद में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम एवरी डे जो है इंजॉय करते हैं जिनसे। ठीक है। जैसे जो है ना बेशुमार बड़ी बड़ी फर्मों की एग्जांपल दी गई हैं। ठीक है। तो सम फर्म्स सच एज दीज थ्री आर लार्ज, ये जो थ्री फर्म्स हैं ये आपको पता है कि ये लार्ज फर्म्स हैं जिनमें दे एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, जो हजारों की तादाद में इनके काम करने वाले होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ वर्क स्टॉक होल्डर्स वो शेयर द फर्म्स, ठीक है, ये कोई छोटी फर्म्स नहीं होती, बल्कि इनको बनाने के लिए आपको कुछ शेयर होल्डर्स की जरूरत होती है। शेयर होल्डर्स फिर आप में या स्टॉक होल्डर्स की आपको जरूरत पड़ती है और फिर उनमें जो प्रॉफिट होता है वो आपका क्या होता है, तकसीम होता है। ठीक है। लेकिन कुछ फर्म्स होती हैं जो है कोई एक बंदा उनको ओन कर सकता है। ठीक है। जैसे एज द लोकल बार्बर शॉप, तो लोकल जो बार्बर शॉप है वो भी एक फर्म की मिसाल है। ठीक है। आर कैफे आर स्मॉल, दे एम्प्लॉय ओनली ए फ्यू वर्कर्स एंड आर ओन्ड बाय ए सिंगल पर्सन और फैमिली। ठीक है। कुछ छोटी फर्म्स होती हैं जिनको सिर्फ जो है सिंगल वर्कर ही क्या कर सकता है, ओन कर सकता है, सिर्फ एक फैमिली उनको, एक पर्सन उनको ओन कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट आर कॉस्ट्स, आपको पता है कि जब भी कोई चीज फर्म प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो अब जो प्रोडक्शन, आपको पता है कि कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं मिल रही होती। जब कंज्यूम करने के लिए हम जाते हैं तो हम भी तो पे करते हैं। ठीक है। हम क्यों पे करते हैं, क्यों कि फर्म्स जब चीजों को प्रोड्यूस करती है तो फर्म्स भी कुछ कॉस्ट को क्या करती है, पे करती है। We began our discussion of cost at Caroline's cookie factory. Caroline's the owner, ठीक है, Caroline's जब अपनी फैक्ट्री में कुकी को प्रोड्यूस करती है तो कैरोलिन द ओनर ऑफ द फर्म बाइज फ्लोर, शुगर, चॉकलेट, चिप्स एंड अदर कुकी इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। तो जो कैरोलिन है वो कुकी को प्रोड्यूस करने के लिए अब रॉ मटेरियल खरीदेगी, जैसे इनपुट खरीदेगी, फ्लोर खरीदेगी, शुगर, चॉकलेट, चिप्स एंड अदर कुकीज इंग्रेडिएंट्स। शी आल्सो बायज द मिक्सर्स एंड ओवन्स एंड हायर्स वर्कर्स टू रन दिस इक्विपमेंट। वो इस इक्विपमेंट को रन करने के लिए ओवन्स खरीदेगी, मिक्सचर खरीदेगी, ठीक है, वर्कर्स को हायर करेगी ताकि इस चीज को प्रोड्यूस किया जा सके। शी देन सेल्स द कुकीज टू कंज्यूमर, उसके बाद वो अब फर्म्स जो है उस गुड को बनाकर अपने पास नहीं रखेगी, क्योंकि उस पर उसने क्या किया होगा, कॉस्ट की होगी, उसका उसने खर्चा पे किया होगा, लागत पे की होगी। तो वो शी देन
sells the cookies to consumer by examining some of the issues that Caroline faces in her business. ठीक है, we can learn some lessons about cost that apply to all firms in an economy. तो फर्म्स को जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल इकोनॉमी में कॉस्ट के हवाले से फेस करने पड़ते हैं, बेसिकली हम उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक तो क्या हुआ, कॉस्ट क्या होगी? ऑल दीज टूल्स विच कैरोलिन बायज फॉर हर फैक्ट्री आर नॉट फ्री. तो ये जितने भी टूल्स हैं जो एक फैक्ट्री या फर्म में कैरोलिन्स को हायर करने पड़ेंगे, सो शी विल गिव रिटर्न टू दीज फैक्टर्स सच एज दस दैट्स द कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ द फर्म. तो वो क्या है फिर? वो कॉस्ट ऑफ द फर्म्स हैं, जैसे लेबर को उसको वेज देनी है, लैंड को उसने रेंट देना है, मशीनों को उसने क्या देना है, इंटरेस्ट रेट देना है, कैपिटल को. ठीक है, तो ऐसे ही रॉ मटेरियल, ये सब की उसने क्या पे करना है, एक रिवर्ड पे करना है, इसको हम कॉस्ट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो टोटल कॉस्ट है आपकी. ठीक है, टोटल कॉस्ट बेसिकली दो चीजों को मिक्स करके बनती है. टी सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस वी सी. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन है द मार्केट वैल्यू ऑफ द इनपुट्स ए फर्म यूजेस इन प्रोडक्शन. ठीक है, तो जो इनपुट, क्या डेफिनेशन है? द इनपुट जो फर्म यूज करती है. इनपुट क्या है? मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया. इनपुट है रॉ मटेरियल है, उसका ओवन्स है, शुगर है, फ्लोर है, वर्कर है. तो ये सारे के सारे फर्म के क्या है? इनपुट है. इन इनपुट की जो मार्केट वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं. ठीक है, एमवी और मार्केट वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू क्या है? अब वर्कर को हायर किया गया है तो वर्कर को क्या पे करेगी फर्म? वेज पे करेगी. ठीक है, ये वेज क्या है? मार्केट वैल्यू है. ठीक है, इनपुट की, इसको हम कहते हैं कॉस्ट. तो कॉस्ट में दो चीजें होती हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट. नेक्स्ट इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा. उसके बाद है जी टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू बेसिकली जो टोटल रेवेन्यू होता है, अब देखें ये आ गई ना फर्म की कॉस्ट. ठीक है, उसके बाद फर्म, अब जब फर्म जो है ना वो चीज मार्केट में, देखें फर्म ने आप कुकीज को प्रोड्यूस कर दिया इंडस्ट्री में, उसने कॉस्ट पे कर दी. ठीक है, कॉस्ट द रिटर्न. ठीक है, जो सर्विसेज पे दे रहे होते हैं या फर्म ने कुछ चीजें जो है इनपुट के तौर पर इस्तेमाल की होती है, उनका रिवर्ड बेसिकली फर्म के लिए कॉस्ट होती है. ठीक है, तो अब फर्म जब वो चीज मार्केट में लेकर आएगी, सपोज फर्म ने क्या प्रोड्यूस किया, कुकीज को प्रोड्यूस किया, या एक एग्जांपल जो है थोड़ा सा इसको और सिंपल कर देते हैं. फर्म ने अपनी इंडस्ट्री में जो है ना बैट को प्रोड्यूस किया. ठीक है, अब फर्म ये बैट, इस पर फर्म ने जो है 10 रुपए की क्या कर दी? कॉस्ट कर दी इस पे. ठीक है, टोटल का सपोज करते हैं कि 10 रुपीज आ गई. अब 10 रुपीज फर्म ने इस पे कॉस्ट जब की, तो अब फर्म क्या करेगी? इसको मार्केट में लाएगी ताकि इसको सेल किया जाए और प्रॉफिट हासिल किया जाए. ठीक है, अपने जो जेब से उसने खर्चा किया हुआ है. तो टोटल रेवेन्यू का मतलब है जी, रेवेन्यू को उर्दू में कहते हैं वसूली. द अमाउंट ए फर्म रिसीव्स फॉर द सेल ऑफ इट्स आउटपुट. तो फर्म द अमाउंट, एक ऐसी रकम, वसूली एक ऐसी रकम होती है, या कुल वसूलियां एक ऐसी रकम होती है जो फर्म को उसकी आउटपुट को फरोख्त करने के बाद हासिल होती हैं या वसूल होती हैं. ठीक है, इसका जो फार्मूला है बेसिकली टी आर, ठीक है, इज इक्वल टू पी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू. सपोज करते हैं कि फर्म ने 3 बैट को प्रोड्यूस किया, एक बैट की कीमत है 5 रुपए, तो टोटल वसूल कुल रेवेन्यू कितनी हो गई? 15. तो जब टोटल रेवेन्यू 15 हो गई तो इसका फिर मतलब यह हुआ कि अब फर्म ने निकालना है, जब फर्म को अपने कॉस्ट का पता भी चल गया, रेवेन्यू का भी पता चल गया, अब फर्म ने निकालना है अपने
अब फर्म ने निकालना है अपना प्रॉफिट। तीसरी चीज, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट को इकोनॉमिक्स में पाई से जाहिर किया जाता है। पाई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है टी आर माइनस टी सी। टोटल रेवेन्यू से माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट को। टोटल रेवेन्यू का आपको पता है कि कितनी है 15, और अभी आपको बताया टोटल कॉस्ट कितनी है 10। फर्म को कितना प्रॉफिट हो गया, इज इक्वल टू 5 का प्रॉफिट। यहां तक यकीनन आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये भी एक किस्म की कॉस्ट है जो कैरोलिन को ये कॉस्ट भी देखनी पड़ती है, ठीक है, इससे भी उसका वास्ता पड़ता है। ये भी एक इशू है किसके लिए, कैरोलिन्स कुकी फैक्ट्री के लिए, ठीक है। एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज डायरेक्ट पेमेंट made to others in the course of running a business such as wage, rent, material, etc. एक्सप्लिसिट कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसी कॉस्ट होती है जो डायरेक्ट ही पे की जाती है, जैसे वेज दी जाती है, रेंट पे किया जाता है, और मटेरियल के बदले जो रुपया पैसा खर्च किया जाता है, इसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट वेयर नो एक्चुअल पेमेंट इज मेड। इस कॉस्ट को ज़हन में रखने के लिए, ये एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी इसको हम कहते हैं, एक नफ्सियाती कॉस्ट भी है। इसके लिए किसी किस्म की पेमेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि सपोज करते हैं कि एक एग्जांपल इसकी आपको बताता हूं। मिस्टर ए वर्क्स इन हिज ओन फैक्ट्री। मिस्टर ए कोई बंदा है, वो अपनी फैक्ट्री में काम करता है एज ए मैनेजर एंड अर्न $2000, बट ही इज ऑल्सो ए गुड प्रोग्रामर। वो एक अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर भी है एंड कुड अर्न $3000 फ्रॉम एन आईटी इंडस्ट्री, सो वी कैन से दैट 3000 इन हिज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। एक बंदा है, वो अपनी फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, लेकिन वो एक अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर भी है। और अगर वो अपनी फैक्ट्री में ना काम करता, तो अगर किसी आईटी इंडस्ट्री में वो काम करता, तो वहां पर वो कितने पैसे हासिल करता? $3000। तो $3000 बेसिकली कौन सी कॉस्ट है? कॉस्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो बेसिक ये जो है कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो इसका बेसिकली फायदा क्या है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। इनपुट कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट बेसिकली एक इनपुट कॉस्ट है दैट रिक्वायर एन आउटले ऑफ द मनी बाय द फर्म। इनपुट कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर एनी आउटले, ठीक है। अच्छा, इनपुट कॉस्ट दैट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी बाय द फर्म। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है कि जिसके लिए एक फर्म को आउटले ऑफ मनी दरकार होता है, ठीक है। इनपुट कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी by the firm, while some of a firm's opportunity cost of production are obvious, other are less so. When Caroline pays $1000 for flour, that 1000 is an opportunity cost because Caroline can no longer use that 1000 to buy something else. Similarly, when Caroline hires worker to make the cookies, the wages she pays are part of the firm cost because these opportunity costs require the firms to pay out some money that are called explicit cost, ठीक है, जो फर्म ने पे की होती है। तो यहां पे बेसिकली आपको समझने की जो चीज है ये है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट के लिए जो आउटले ऑफ मनी है ये रिक्वायर होता है, ठीक है। इसके बदले में इनपुट कॉस्ट दे डू नॉट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी बाय द फर्म, while some of the firm opportunity cost of production are obvious, other are less so, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट के लिए आपके पास आउटले ऑफ मनी रिक्वायर नहीं होता, ठीक है। तो
ऐसे ही अगर जो वेज पे की जाती है लेबर को, या रेंट पे किया जाता है, या कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है, तो इसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी फर्ज कर लें कि ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, तो मसलन अगर जो वेज पे की जाती है वर्कर को, अगर वो 1000 वेज पे की जाती है, इसका मतलब है कि 1000 जो हम पे कर चुके हैं वो कहीं किसी और काम के लिए इस्तेमाल अब नहीं हो सकते। तो एक सेंस में एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी हम कह सकते हैं कि ये जो कॉस्ट है आपकी कौन सी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो बेसिकली जो बिल्कुल आप वाजिया और वशगाफ अल्फाज में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं। ठीक है, क्यों? द कॉस्ट ऑफ समथिंग दैट यू गिव अप टू गेट बेस्ट अल्टरनेटिव। Some of a firm's opportunity cost called implicit cost do not require a cash outlay. Imagine that Caroline is skilled with computers and could earn $100 per hour as a computer programmer. Suppose करते हैं कि कैरोलिन जो है वो एक अच्छी कंप्यूटर प्रोग्रामर भी है और $100 वो अर्न कर सकती है पर हावर एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर. फॉर एवरी हावर दैट कैरोलिन वर्क्स हर कुकी फैक्ट्री शी गिव्स अप 100 in income, and this foregone income is also part of her cost. ठीक है, तो अब कैरोलिन अपनी फैक्ट्री में काम करती है, लेकिन वो पर हावर अगर वो आईटी इंडस्ट्री में काम करती तो $100 वो कमा सकती थी, लेकिन अब वो नहीं कमा रही, तो इसका मतलब है कि वो एक इम्प्लिसिट कॉस्ट को पे कर रही है. द टोटल कॉस्ट ऑफ कैरोलिन बिजनेस इज सम ऑफ द हर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, तो उसकी फिर जो कॉस्ट है, ठीक है, कैरोलिन की, तो वो जमा होगी उसमें, यानी कि जो उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों जमा होंगी. ठीक है, तो क्या है फिर? इनपुट कॉस्ट दैट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी बाय द फर्म, इनपुट कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर एन आउटले ऑफ द मनी बाय द फर्म. दोनों एक दूसरे का उलट हैं. नेक्स्ट एक टर्म है जी इकोनॉमिक प्रॉफिट. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब इकोनॉमिक प्रॉफिट आपको पता है कि ये इकोनॉमिस्ट निकालता है. ठीक है, इकोनॉमिस्ट जब ये इकोनॉमिक प्रॉफिट को निकालता है तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस दोनों एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस करेंगे और इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस करेंगे, तब आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट निकलेगा. जब आप फर्म को एज ए इकोनॉमिस्ट देख रहे होते हैं तो आप दोनों किस्म की कॉस्ट को निकालते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी और इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी. लेकिन जब आप एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे होते हैं फर्म में, तो आप सिर्फ कौन सी कॉस्ट को निकालेंगे प्रॉफिट में से? प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट को सिर्फ आप निकालेंगे तो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल आएगा. ठीक है, आप नीचे जो ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, आप इससे भी देख सकते हैं कि हाउ एन इकोनॉमिस्ट व्यूज ए फर्म. तो इकोनॉमिस्ट को देखें इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी कि रेवेन्यू में से दोनों किस्म की कॉस्ट को निकाला जाएगा. ठीक है, तो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट बनेगा. हाउ एन अकाउंटेंट व्यूज ए फर्म, अकाउंटेंट अकाउंटिंग प्रॉफिट और उसमें से क्या निकालेगा? सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को निकालेगा, तो वो क्या बन जाएगा? अकाउंटेंट का प्रॉफिट बन जाएगा. अदर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. फर्म incur cost when they buy inputs to produce the goods and services that they plan to sell. फर्म की जो कॉस्ट होती है वो इनकम तब आती है कि जब आप फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का प्लान करती है, जो कंज्यूमर की तरफ से जिन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है. ठीक है, इन दिस सेक्शन वी एग्जामिन द लिंक बिटवीन फर्म प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट्स टोटल कॉस्ट. वंस अगेन वी कंसीडर कैरोलिन्स कुकी फैक्ट्री. अब हम एक बार फिर जो है कैरोलिन्स कुकी फैक्ट्री को एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका और उसकी जो कॉस्ट है उसके दरमियान क्या लिंक है. इन द एनालिसिस दैट follows we make an important simplifying assumption. We assume that the size of Caroline's factory is fixed and that Caroline can vary the quantity of
cookies produced only by changing the number of workers she employs. ठीक है, अब हम यहां पे एक छोटी सी अजम्पशन ये देंगे क्योंकि ये शॉर्ट रन है, ठीक है। अब दो किस्म के पीरियड जो है इकोनॉमिक्स में फेस करने पड़ते हैं फर्म्स को, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन ये होता है आपका कि इसमें कुछ आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फिक्स होते हैं, और लॉन्ग रन में सारे के सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन में क्यों जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो फिक्स्ड होते हैं, क्यों कि अब देखें कि एक फैक्ट्री जो है फर्म ने प्रोड्यूस, एक फैक्ट्री फर्म ने लगाई है, तो अगर गुड्स की डिमांड जो ज्यादा होने लगी है तो फर्म जो है 1 या 2 मंथ में 2 फैक्ट्रीज नहीं लगा सकती, बल्कि उसको 1 से 2 साल का अरसा या 3 साल का अरसा चाहिए होता है। इस वजह से हम जो है अजम्पशन देते हैं कि अगर शॉर्ट रन में फर्म की डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगी तो फर्म क्या करेगी, फर्म जो है डबल शिफ्ट को चलाएगी, ना कि एक फैक्ट्री को खड़ा करेगी, ठीक है। This assumption is realistic in short run but not in the long run. This is Caroline cannot build a larger factory overnight, but she could do so over the next year or 2. ठीक है, this analysis therefore describe the production decision that Caroline faces in the short run. We examine the relationship between cost and time horizon more fully later in the chapter. तो एक और चीज जो है फर्म को अपनी प्रोडक्शन करने के लिए लेबर सिर्फ जो है वो हायर कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एग्जांपल है जो कॉस्ट की, डिफरेंट अजम्पशन, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है कि जो एक बार आप अगर पे कर दें तो उसके बाद आप अगर प्रोडक्शन करें या ना करें, ये हर सूरत जो है ना आपकी कॉस्ट बरकरार रहेगी और हर सूरत ये कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगी, चाहे आपकी प्रोडक्शन जीरो हो। जैसे आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो यकीनन आपके पास जो है सपोज करते हैं कि 10 लाख रुपए आप जो है ना उस पे खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, तो ये 10 लाख रुपए आपका फिक्स कॉस्ट है। डेफिनेशन को देखेंगे, कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है कि जो आउटपुट के ज्यादा होने से या कम होने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ये हर हाल में आपको पे करना पड़ती है। जैसे आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ा, जब आपने एक स्कूल, चले आप एक स्कूल रख रहे हैं, उसकी बिल्डिंग आपने बनाई, आपने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा, अब सिक्योरिटी आप उसमें बच्चे एडमिशन, स्टूडेंट एडमिशन लें या ना लें, ठीक है, आपको उसमें कैपिटल भी रखना पड़ेगा, कैपिटल मतलब डेस्क वगैरह, व्हाइट बोर्ड, ये सब कुछ आपको रखना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड भी आपने रखा उसकी हिफाजत के लिए, तो ये सारे की सारी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है कि आप प्रोडक्शन करें या ना करें, ये हर सूरत में आपको पे करना पड़ेंगे। एंड द सेकंड कॉस्ट, सेकंड वन कॉस्ट इज आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को एफसी से जाहिर किया जाता है। वेरिएबल कॉस्ट दैट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, ये एक ऐसी कॉस्ट है जो आप जब क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेंगे तो तब आपको ये कॉस्ट पे करना पड़ेगी। मसलन आपने जो है आप इस कॉस्ट को वीसी से जाहिर किया जाता है, ठीक है। आपकी प्रोडक्शन जीरो थी तो ये कॉस्ट जीरो होती है, 1 प्रोडक्शन हुई तो फिर इस लिहाज से भी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। सपोज करते हैं कि आपने ज्यादा जो है चीजों को अगर प्रोड्यूस करना है तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट में आएगी। अब ज्यादा क्वांटिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर को भी आपने ज्यादा मिकदार में हायर करना पड़ेगा, तो लेबर भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट में आएगी। टोटल कॉस्ट आपकी जो फिर टोटल कॉस्ट जो है दो चीजों का आप मुखफ़फ़ हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब आप जमा करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं या नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट होती है जी कि आपकी जो द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट दैट अराइजेस फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो मार्जिनल जो आपकी कॉस्ट होती है ये होती है कि MC is equal to change in total cost divided by change in quantity, ठीक है। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, जब आगे टेबल में इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको दोबारा से फार्मूले के बारे में बता दूंगा। यानी टोटल कॉस्ट में जो तब्दीली किसकी वजह से, क्वांटिटीज की वजह। जो आप क्वांटिटीज की नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करते जाएंगे तो जो टोटल कॉस्ट में जो हर अगली इकाई में जो फर्क नजर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का बेसिकली मतलब ही नेक्स्ट यूनिट होता है, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट,
एवरेज जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है इसको AFC से हम शॉर्टली अब्रिविएशन इसकी लिखते हैं, और AFC बेसिकली इसका जो फार्मूला है AFC इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है जी, इसका फार्मूला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज टोटल कॉस्ट आपकी बेसिकली इसको ATC से जाहिर किया जाता है, और इसका जो बेसिकली फार्मूला होता है वो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब बेसिकली एवरेज टोटल कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? जब हम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें अब अगर एक यूनिट सपोज करते हैं कि टोटल कॉस्ट आपका की आ गई 20, ठीक है, टोटल कॉस्ट जब आपकी 20 आई तो आपने 2 यूनिट प्रोड्यूस की है, तो हम देखते हैं कि इसमें टोटल कॉस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब है कि 10। इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 क्वांटिटीज प्रोड्यूस हुई उस 2 क्वांटिटीज में टोटल कॉस्ट का जो शेयर है वो 10-10 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, जो एवरेज आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें हम देखते हैं कि आपकी अगर 2 यूनिट या 1 यूनिट या 3 यूनिट प्रोड्यूस हुई है तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज जो उस पे खर्चा है 1 यूनिट में वो वेरिएबल कॉस्ट का कितना है, ऐसे ही हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी चेक करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली ऐसे ही इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आपको पता है, अगर आपने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसका आपको पता है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको कहते हैं। ठीक है, इस y को जो बाहर होता है ये इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज्ड टू मेक अ गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ दैट गुड। ठीक है, ये x को हम इनपुट भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये y प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली 2 चीजों का मजमूआ होता है। ये 2 चीजों का मजमूआ होता है, इनपुट एंड आउटपुट। यानी इनपुट को यूज करके जब आप आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं तो ये आपका क्या आता है? प्रोडक्शन फंक्शन। सपोज करते हैं कि कैरोलिन कुकी फैक्ट्री में इनपुट क्या है? इनपुट है लेबर, इनपुट है शुगर, इनपुट है इंग्रेडिएंट्स, इनपुट है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल, तो आउटपुट क्या है? कुकी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहां पे अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट द इंक्रीज इन आउटपुट दैट अराइजेस फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी है कि आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली MP इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ लेबर। जो जो आप लेबर को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो टोटल प्रोडक्ट में तब्दीली आएगी उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जब हम आगे इसको टेबल में सॉल्व करेंगे तो फिर आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहां पे जो पीछे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर को पढ़ा, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट हमने पढ़ा, उसको हम टेबल के जरिए जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम जी। टेबल 1 shows how the quantity of cookies produced per hour at Caroline's factory depends on the number of workers, as you can see in column 1 and 2. If there are no workers in the factory, Caroline produces no cookies. ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्कर्स, यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स है जी 0, आउटपुट जो 0 प्रोड्यूस हुई, क्योंकि जब फैक्ट्री में कोई लेबर काम ही नहीं कर रहा तो प्रोड्यूस तो 0 ही होगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दी लेबर 0 है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि आपने एक फैक्ट्री लगाई है तो पहले बिल्डिंग की कॉस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगी, आपने प्रोडक्शन चाहे 0 ही उसमें की अभी तक। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्शन इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होती है, तो इस वजह से पहले ये 0 ही होती है। ठीक है, उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बताया कि टोटल फिक्स्ड जो टोटल कॉस्ट होती है इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे आपकी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या है? 30 है, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 है, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ गई? 30। तो ऐसे
फिर जब हमने पहला फिर लेबर हमने लगाया, ठीक है, उसने 50 यूनिट को प्रोड्यूस किया। अब देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर का मैंने आपको फार्मूला बताया था, एमपीएल का मैंने आपको अभी या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर का मैंने आपको फार्मूला बताया है कि ये जो बेसिकली मैंने सी लिखा है, ये मैंने चेंज लिखा है, और चेंज इकोनॉमिक्स में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये डेल्टा इसको कहते हैं, यूनानी लफ्ज है, चेंज इज इक्वल टू चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्ट, अच्छा चेंज इन अच्छा एक मिनट मैं साफ करता हूं, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा तो अब यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर को हमने फाइंड करना है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ लेबर, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट जो है आपकी चेंज, उसमें चेंज आपने, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज 0 से 1 जो है, जो चेंज है वो कितना है, वो 50 का चेंज है। तो 0 से 1 तक जो लेबर में चेंज है वो 1 के बराबर, तो डिवाइड करेंगे 50 को 1 पे तो 50 आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर है वो 50 है। ऐसे आगे 40 आपने फाइंड करना है, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 5, ठीक है। और आगे फिक्स कास्ट आपको बताया कि ये सारी के आप प्रोडक्शन करें या ना करें ये सेम ही रहेगी, ये फिक्स कास्ट आपकी 30 है। और वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो जो आप प्रोडक्शन करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी। और फिर आप दोनों को जमा कर लें, 30 प्लस 10 40 आपकी टोटल कॉस्ट, 30 प्लस 20 50, 30 प्लस 30 60, 30 प्लस 40 70, 30 प्लस 50 80, 30 प्लस 60 90, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि जब हम नेक्स्ट जो है टेबल उसका इसकी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो आपको ये चीजें आपको आसानी से चीजें समझ आ जाएं, ठीक है। तो ये जो टेबल होता है बेसिकली इसको हम शेड्यूल भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम टेबल भी बोलते हैं। और ये जो डायग्राम होती है, ठीक है, इसको हम कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम कर्व भी बोलते हैं, और इसको हम डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये प्रोडक्शन फंक्शन है, जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, इस साइड पे नंबर ऑफ लेबर को रखा गया है और इस साइड पे क्वांटिटी ऑफ जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस हुई है उसको रखा गया है। सपोज करते हैं कि जब हमने 0 लेबर लगाया था, ठीक है, तो क्वांटिटी आपकी कितनी प्रोड्यूस हुई थी, 0, ठीक है। तो उसके बाद जब हम नंबर ऑफ लेबर हमने 1 लगाया तो आपकी कितनी क्वांटिटीज जो है प्रोड्यूस हुई हैं, ये आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रीवियस कि जब आपने नंबर ऑफ लेबर 1 लगाया था तो आपने 50 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेबर जब आपने 1 लगाया तो ये आपने 50 यूनिट इसके प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेबर जब आपने 2 लगाया तो नंबर ऑफ लेबर जब आपने 2 लगाया था तो कितनी यूनिट आपकी प्रोड्यूस हुई थी, नंबर ऑफ लेबर के 2 लगाने से आपने 90 यूनिट को प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो 90 यूनिट को प्रोड्यूस किया था, तो ये आप इधर दरमियान में आप 90 यूनिट को ऐसे टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सारे यूनिट आपने ये पीछे देखकर इनको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा ये उधर आपने मिला लेने हैं जितना भी। इस कर्व में ये जो कर्व है ये टोटल कॉस्ट का कर्व है, ठीक है। इस टोटल कॉस्ट के कर्व में आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों शामिल हैं। तो जब आपने 0 लेबर लगाया था तो 0 लेबर पे फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 30 मौजूद थी। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूं कि टोटल जो आपकी सॉरी इसको प्रीवियस में हम करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जब हमने 0 लेबर लगाया था तो उस पे आपकी टोटल कॉस्ट को हमने कर्व बनाया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट आपकी 30 है। और जब हमने 1 लेबर लगाया था तो 40 है, ठीक है।
ये आपने याद रखनी है। तो जब आपने, अच्छा सॉरी, ये बेसिकली जो टोटल कॉस्ट का कर्व उसने खींचा हुआ, इसमें उसने दो चीजें जो है रखी हुई हैं, एक क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और इस साइड पे उसने कॉस्ट को रखा हुआ है। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि लेबर को उसने लगाया है, तो ये चीज गलत है, ठीक है, मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो आपने जब उसने जीरो क्वांटिटीज या जीरो क्वांटिटी, जब मैंने कहा कि पहला जीरो लेबर उसने लगाया, बल्कि जब जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस की तो उस जीरो क्वांटिटी पे भी आपकी जो कॉस्ट है वो 30 है। और जब उसने 20 यूनिट को प्रोड्यूस किया, तो इधर आप देख सकते हैं कि 20 यूनिट को प्रोड्यूस करने के बदले में जो आपकी कॉस्ट थी 20 यूनिट को प्रोड्यूस, जब आपने नंबर ऑफ वर्कर, क्वांटिटी, आउटपुट प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, अच्छा तो यहां पे जब क्वांटिटी ऑफ लेबर, सॉरी, क्वांटिटी जब यहां पे प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, तो ये आप उधर देख सकते हैं, यहां पर कि जब क्वांटिटी उसकी, जब उसने क्वांटिटी 50 प्रोड्यूस की थी तो उस पे उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 40। जब उसने क्वांटिटी 90 प्रोड्यूस किया तो उस पे उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 50 हो गई है, ठीक है। तो यहां पे से जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे भी, तो अब क्लियर हो गया है कि जब ये देखें, जब 50, उसके बाद ये आप जो है इधर इस कर्व को ये 50 पे, अच्छा थोड़ा मैं इसको दोबारा से जो है बना लेता हूं। अब मैं इसको यहां से यहां पे आप देख सकते हैं कि जब उसकी क्वांटिटीज जो है 50 प्रोड्यूस उसने की है तो इस पे 40 की लागत आई है, ठीक है। जब क्वांटिटी 0 प्रोड्यूस हुई तो उस पे तो 30 हो गई, और जब इसने कितनी जी, यहां पे जब उसने 50 प्रोड्यूस की है तो 40, जब उसने ये 50 प्रोड्यूस की है तो कितनी लागत आई, ये 40 की लागत आ गई, ठीक है। और उसके बाद जब उसने 90 क्वांटिटीज को प्रोड्यूस किया था तो उसके बाद आई थिंक ये 50 ही होना चाहिए, हाँ जी 50 जो है ना उसकी लागत आई है। तो ये आप यहां से इसको क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप जो है, इधर ये सारे पॉइंट्स जो है ना आपने मिला लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल कॉस्ट का कर्व बन जाएगा। उसके बाद है जी के diminishing marginal product, the property whereby the marginal product of an input declines as the quantity of input increases। जो diminishing marginal product, ठीक है, इस स्लाइड में बेसिकली आपको इसकी जरूरत नहीं है बेसिक डायमेंशिंग मार्जिन प्रोडक्ट की, लेकिन फिर भी चलें। द डायमेंशिंग मार्जिन प्रोडक्ट ये होती है कि जो आप नंबर ऑफ लेबर को इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके जो फैक्ट्री है वो तो फिक्स्ड है ना, तो आप क्योंकि ये शॉर्ट रन है तो आपकी प्रोडक्शन क्या होगी, गिरती जाएगी, ठीक है। सपोज करते हैं कि आपने ये देखें, ये आपकी फैक्ट्री है,
ये क्यों ऐसा होता है कि जो जो नंबर ऑफ लेबर को इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो पर यूनिट जो प्रोडक्शन है वो गिरती जाएगी? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि ये देखें, ये फैक्ट्री है, ये फिक्स्ड है, इसमें जो काम करने वाले लोग काम कर सकते, एक इस पोर्शन में काम करता है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ये 4 लोगों को रोजगार दे सकती है ये फैक्ट्री। लेकिन जो जो अब ये 5वां बंदा इसमें एंटर करेंगे तो इसमें बर्डन ही बन जाएगा ना। सपोज करते हैं कि इन लोगों ने मिल के जो है ना, एक एक बंदे ने 5 के बराबर प्रोडक्शन की थी, तो टोटल 4 बंदों की प्रोडक्शन वो 20 है। लेकिन जब 5वां बंदा इसमें एंटर होगा तो वो तो बेकार ही होगा, इधर लुक बिजी डू नथिंग होगा। तो वो क्या होगा कि फिर ये जो 20 प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन इसमें से जो होना थी वो हो गई है, आगे वाला बंदा वो प्रोडक्शन कम करेगा, क्यों कि लैंड फिक्स्ड है। तो फिर ये प्रोडक्शन जो है ना 5 पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अब उन 4 हर बंदे के हिस्से में कितनी आई? 4 के बदले में, इसका मतलब है कि नेक्स्ट बंदा जब दाखिल हुआ तो उसने पहले बंदों की भी एफिशिएंसी को कम कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इसे ही कहते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी वेयर बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इन इनपुट डिक्लाइन एज द क्वांटिटी ऑफ इनपुट इंक्रीजेस। जो जो इनपुट की इंक्रीज, हमने लेबर को इंक्रीज किया तो उसने प्रोडक्शन को घटा दिया। द वेरिएबल मेजर्स the various measures of cost. Our analysis of Caroline's cookie factory demonstrated how a firm's total cost reflects its production function. From data on a firm's total cost, we can derive several related measures of cost which will turn to the useful when we analyze production and pricing decisions in future chapters. To see how these related measures are derived, we consider the example in table 2. This table presents cost data on Caroline's neighbors Cunard Coffee Shop, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल जो है ना कनार्ड कॉफी शॉप की देते हैं। ये जो पीछे वाला डेटा हमने सारा पढ़ा, ये कैरोलिन्स कुकी फैक्ट्री की एग्जांपल थी। अब कनार्ड कॉफी शॉप के बारे में वो क्या एग्जांपल दे रहा है? कॉलम 1 इन द टेबल शोज दैट द नंबर ऑफ कप कॉफी दैट कनार्ड माइट प्रोड्यूस रेंज, ठीक है, रेंज फ्रॉम 0 to 10 कप्स पर हावर। कॉलम 2 शोज कनार्ड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉफी। फिगर 3 प्लॉट्स कनार्ड टोटल कॉस्ट द क्वांटिटी ऑफ कॉफी फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो है ना उस कॉलम को, कि उस कॉलम में उसने क्या चीजें बयान की हुई हैं। यस, दिस वन इज तो अब यहां पे आउटपुट है कप्स ऑफ कॉफी पर हावर, 0 प्रोडक्शन। अब 0 प्रोडक्शन पे आपको पता है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 होगी, आगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 0। अब इनके जो फार्मूले मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फार्मूला था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एवरेज टोटल कॉस्ट का मैंने आपको फार्मूला बताया था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो मार्जिनल कॉस्ट को जब फाइंड करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहां पर आपने जब अब आपने सपोज करते हैं कि आपने 1 यूनिट को प्रोड्यूस किया, तो उस 1 यूनिट पे आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 3 है, लेकिन उस पे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0.3 है। इन दोनों को जमा करेंगे, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट का बाद में भी कर्व जो है ये शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। दोनों को जमा करके कितना आ गया? टोटल कॉस्ट 3.30। उसके बाद जब आपने 2 क्वांटिटीज प्रोड्यूस की तो उस पे जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो 3 सेम ही रहेगी, लेकिन जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो 0.8 हो गई है, ठीक है। तो आपकी दोनों को मिक्स करके आपकी 3.8 फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। अब यहां पे एवरेज आपने फिक्स कॉस्ट को फाइंड करनी है फॉर्मूला लगाकर, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो फिक्स्ड कॉस्ट थी आपकी यहां पे 3, तो आपकी 3 जब फिक्स्ड कॉस्ट है पहले पॉइंट पे, ये हर पॉइंट पे आपने इलाइदा से उसको फाइंड करना है। तो 3 कॉस्ट है आपकी फिक्स्ड, तो उस पे आपकी जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो 1, तो 3 को डिवाइड करेंगे 1 पे, तो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 3 निकल आएगी। ऐसे ही आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी फाइंड करना है, हर पॉइंट पे आपने इलाइदा से फाइंड करना है। मैं आपको एक एक पॉइंट का बता रहा हूं।
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो वेरिएबल कॉस्ट पहले पे 0 है तो इस वजह से इसको मैंने खाली छोड़ा है। दूसरे पॉइंट पे वेरिएबल कॉस्ट है 0.3 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या आ जाएगा 0.3। इसी तरह से 1.50 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.4 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना, एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट है जी पहले 0 पे कुछ भी नहीं है तो इस वजह से मैंने इसको खाली रखा है। तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट 1 है आगे, तो टोटल कॉस्ट इस पे 3.03 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.30। इसको कहते हैं जी कि आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट। मार्जिनल टोटल कॉस्ट को आपने जब फाइंड करना है तो आपने एक बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है कि इसका फार्मूला जो है बेसिकली MC इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटीज। इस फार्मूले के तहत आपने इसको फाइंड करना है। ठीक है, पहले पे जो है टोटल कॉस्ट जो आपकी है जो आपकी क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट है वो 0 है तो आपकी टोटल जो कॉस्ट है वो है 3.3। तो डिवाइड इस पे 0 पे करेंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा, तो इस पर मार्जिनल कॉस्ट इसमें नहीं है। तो और अगर आप फिर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन 0 to 1 जो है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी में कितने का चेंज है, 1 का चेंज है। और टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज है जी, 0.3 का चेंज है। चेंज इन टोटल कॉस्ट कितने का चेंज है, 0.3 का चेंज है। और क्वांटिटी में कितना चेंज है, 1 का। 0.3 डिवाइडेड बाई 1 क्या लिखेंगे, 0.3। उसके बाद 1 to 2 कितने का चेंज है, 1 का। ठीक है, कुछ बच्चे यहां पे लिखते हैं 1 to 2 का चेंज बेसिकली 1 और 2 के दरमियान 1 का चेंज है। तो चेंज बेसिकली फिर उसके बाद हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो देखेंगे कि इधर कितना चेंज है टोटल कॉस्ट में। तो 1 to 2 टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज है, 0.3 to 8 3 to 8 0.5 का चेंज है। तो 0.5 चेंज इन टोटल कॉस्ट कितने का चेंज है, 0.5 डिवाइडेड बाय 1 तो 0.5 ही आएगा। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे हर पॉइंट पे टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट फार्मूले के जरिए। देख सकते हैं पीछे आगे फार्मूले भी लिखे होते हैं। अब हमने जब टोटल कॉस्ट इस साइड पे हम क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट रखी हैं और इस साइड पे हमने टोटल कॉस्ट को रखा है। तो यहां पे हमने जब हमारी जो प्रोडक्शन थी वो 0 थी तो उस पे हमारी टोटल कॉस्ट 3 के बराबर थी। और जब हमारी प्रोडक्शन 1 थी तो इस पे हमारी जो देखेंगे कि पीछे हमारी टोटल कॉस्ट 1 पे कितनी है। तो 1 पे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 3.3 है और उसके बाद 3.8 ये 3.3 और उसके बाद 2 पे 3.8 या जो भी है। ये आपने ऐसे सारे जो है ना इनको आपने मिला लेना है। जो भी ये तो आपकी इस साइड पे क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपका, ठीक है। और ये वर्टिकल एक्सिस है, इधर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप मिला के टोटल कॉस्ट का कर्व बना लेंगे, ठीक है। उधर जो है ना ये जो टोटल कॉस्ट इधर आई है ये वाली, ये आपने पीछे टेबल से देख कर बनानी है कि कहां कहां पे है। सपोज करते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि 8 पर हमारी जो टोटल कॉस्ट थी, जब 8 क्वांटिटीज प्रोड्यूस हुई तो टोटल कॉस्ट कितनी थी। तो कैसे आप देखेंगे, ये आपकी आउटपुट कितनी यहां पे कितनी थी, 9 और इस पे आपकी टोटल कॉस्ट ये है 12.9। तो मैं कैसे मिलाऊंगा इसे, 12.9 ये 12 के ऊपर कहीं पे आएगी तो ये 12.9। तो ऐसे आपने इसको मिला लेना है। नेक्स्ट है जी, ये सारे कर्व जो हैं
बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स, इस साइड पे उन्होंने क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट रखी है और इस साइड पे उन्होंने सारे के सारे कॉस्ट को जो वर्टिकल लाइन है उस पे उसने मेजर कर लिए। इधर एमसी कॉस्ट भी है, इधर एवरेज टोटल कॉस्ट भी है, इधर आपकी ये वाले जो हैं ये आपकी और कौन सी कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी है, इधर आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी है, इधर आपकी ये दो दो तीन चार एक दो, ठीक है हो गई है जी। अब ये आप ये पॉइंट उसने कैसे जो है ना, इधर ने उसने प्रोडक्शन रखी है हॉरिजॉन्टल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और इस साइड पे उसने रखी है फर्म की कॉस्ट, ठीक है। तो वैसे जैसे वो पॉइंट्स जो है आपने, मैं सपोज करता हूं एवरेज फिक्स कॉस्ट 1 पे कितनी है, ठीक है, उसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट 2 पे कितनी है, ठीक है, ये 3 पे, 4 पे, 5 पे, देख कर ये बड़े सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, 7 8 9 और 10, ये सारे उसने इस वजह से नहीं मिलाए कि इसमें आप गड़मड़ हो जाते और आपको समझ ना आती, ठीक है। तो एवरेज फिक्स का सपोज करते हैं कि फर्स्ट पे कितनी है, प्रीवियस से भी प्रीवियस जो है, ये देखें सपोज करते हैं कि 6 पे आपकी जो एवरेज कॉस्ट है कहां पे है, चलें जी, एवरेज फिक्स कॉस्ट है आपकी ये 0.5, तो 0.5 को मैं उधर कैसे शो करूंगा, अच्छा, तो यहां पे 6 पे 0.5, तो ये 6 पे एवरेज फिक्स कॉस्ट 0.5, ये है, ठीक है, मैंने इसको मिला दिया, सारे पॉइंट आपने ऐसे ही मिलाने हैं, ठीक है। ऐसे ही उसने एवरेज मार्जिनल कॉस्ट का कर है, ठीक है, उसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट का, ये सारे आपने पीछे से पॉइंट देकर मिला लेने हैं। अच्छा, उसके बाद है जी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पीछे आपने डेफिनेशन पढ़ ली, इंप्लिसिट कॉस्ट की भी, फिक्स कॉस्ट की भी, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, दैट डू नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, वेरिएबल कॉस्ट दैट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट ओवर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है, एवरेज टोटल, ये फार्मूले आपने देख लेने हैं इस टेबल से, ठीक है। तो आपने फिर जो है इनको फाइंड करना है। मार्जिनल कॉस्ट थी इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट दैट अराइजेस फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जब तो पेपर में जब आता है, ठीक है, तो ये वाली जो चीजें होती हैं पेपर में इनको हज़फ कर दिया जाता है, तो आपको सिर्फ यहां पे ये नंबर ऑफ जो आउटपुट है ये, और आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दी जाती है, और ये सारी चीजें आपने खुद फाइंड करना होती हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है किस तरीके से, जब आपको फार्मूले याद होंगे तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे। फार्मूले कोई इतनी जो है कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये हम आज का लेक्चर था हमारा। इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई भी चीज अगर समझ ना आए तो आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।